हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से पहले मैं आपको अल्केन के मुतालिक काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए वीडियो देखने, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्केन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको हम मोस्टली पैराफिन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हमेशा इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के दरमियान में, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो अल्केन है, इसको अगर आप देख लें, जिसका पहला मेंबर उसका हमारे पास मीथेन है, तो कार्बन के पास चूँकि आखिरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन के ज़रिए इसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं इन हाइड्रोजनों के साथ। हर एक के साथ इसने बॉन्ड बना, तो इनके पास कोई भी ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता वैलेंस शेल के अंदर जिससे वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। यानी इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। जितने इसने बॉन्ड बनाने थे ये बना चुका है, फर्दर ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। 4 हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, और जितने भी अल्केन में सब में यही आ रहा है। CH4 तो मैं जस्ट उसकी एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब जब इसने सारे बॉन्ड्स बना रखे हैं, फर्दर ये बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इसको हम कहते हैं दीज आर पैराफिन। यानी पैराफिन कहते हैं लिटिल रिएक्टिविटी। पैरा मीन्स लिटिल अफिनिटी, ठीक है। पैराफिन मतलब लिटिल अफिनिटी, कि ये अफिनिटी नहीं रखता, फर्दर रिएक्टिविटी नहीं कर पाता, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और इसका एक दूसरा जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें हाइड्रोजन में और कार्बन के दरमियान, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में, ये ना इसकी करीब होता है ना इसकी करीब होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्लस नेगेटिव चार्जेस नहीं लिखे जाते। और जब प्लस नेगेटिव चार्जेस नहीं लिखे जाते, जिसकी वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो कि प्लस और नेगेटिव चार्जेस को देखकर ही अटैक कर रहे होते हैं। इनको मैं इंशाल्लाह डिटेल से भी बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के मुताबिक। अब जाहिर बात है इनके ऊपर कुछ अटैक हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो रिएक्ट तो कर रहे होते हैं, इनके 3 बेसिक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो इसी चैप्टर इसी में मैं आपको डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती, यानी ये फर्दर ऐड नहीं कर सकता। एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक सीट फारिग होगी, तो दूसरा कोई एलिमेंट उसकी जगह आकर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होता है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन आर दोज रिएक्शन इन विच वन एटम इज रिप्लेस्ड बाई अनदर एटम इन अ कंपाउंड। कि एक एटम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप CH4 के अंदर देख लें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो उसकी जगह दूसरा कोई एलिमेंट्स आएगा, इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट, और इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि जस्ट एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम उससे निकल जाता है, और जो आने वाला एटम है स्टूडेंट्स, जो इसके ऊपर अटैक करेगा, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ताकि वो आसानी से हाइड्रोजन से भी आसानी से इलेक्ट्रॉन पिक कर सके। नेक्स्ट, इसके अलावा एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके अलावा हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर भी दे रहे होते हैं, इसको हम सनलाइट के ज़रिए भी दे रहे होते हैं, इसको हम प्रेशर भी दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ कैटलिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं, इनको रिएक्ट करवाए जाते हैं, इनको मजबूर किया जाता है इनको रिएक्ट करवाने। आसानी से ये रिएक्ट करने वाले नहीं हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनके रिएक्शन के जो इसके 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहला इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर को इंतहाई कम वक्त में एक्सप्लेन करना चाहे तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बता चुका हूँ, इसमें होता क्या है कि ये इसका मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ कि CH4 को जब आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हालोजनेशन करवाते हैं, हालोजनेशन कहते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं इस अल्केन के साथ और आपको प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकी मोस्टली इनकी अगर आप ट्रेंड को चेक करें, इनकी रिएक्टिविटी को ट्रेंड को ट्रैक करें, चेक करें, तो फ्लोरीन जो है ये मोस्ट फास्ट रिएक्ट करता है किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन फास्ट रिएक्ट करती है किससे? ब्रोमीन से। और जो है ना ब्रोमीन उससे भी फास्ट रिएक्ट करती है। यानी सबसे जो लेस रिएक्टिव है यहाँ पर आयोडीन के साथ उसकी रिएक्टिविटी है। फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्टिविटी है स्टूडेंट्स, लेकिन फ्लोरीन इतना ज़्यादा फास्ट तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, इतने ज़्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज़ होती है कि एटम बम की शक्ल में ये मतलब बस्ट होता है, मतलब उस टाइप का होता है, बर्स्टिंग करता है, जिसकी वजह से इसको हम नॉर्मली इस रिएक्शन से
उसकी फ्लोरिनेशन नहीं करते। क्लोरीनेशन तो इससे हम करते हैं डिफ्यूज़ लाइट के ज़रिए, लेकिन फ्लोरिनेशन हम नहीं करते। उसके लिए एक स्पेसिफिक दूसरे मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। तो चूंकि आज हमारे पास चूंकि बस इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करें, अगर आपको फ्लोरीन और आयोडीन के मुतालिक इन चीज़ों की अगर आपने क्लोरीनेशन देखनी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वीडियो को लेंथ को बचाने के लिए मैं इन चीज़ों को इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहा। अब हमारे पास मीथेन गैस को आप रिएक्ट करें क्लोरीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट में, तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि एक एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह आता चला जाता है और हाइड्रोजन रिप्लेस होते चले जाते हैं क्लोरीन से। अब यहाँ पर देखें CH4 है तो यहाँ पर आ जाए CH3Cl, HCl हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो CH3Cl फिर दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन फिर इजाफा तो CH2Cl2 हो जाएगा। HCl में से यानी जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो यहाँ पर जो एक क्लोरीन बचेगी उसके साथ मिलकर ये आपको HCl बना देगा। नेक्स्ट फिर इसको आप रिएक्ट करवाएं फर्दर क्लोरीन गैस के साथ, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास एक्सेस में होती है। तो ये करते क्या है, एक एक हाइड्रोजन अब यहाँ से फर्दर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH3 हो जाएगी, Cl2 की जगह Cl3 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो HCl बन जाएगा और फाइनली CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो हमारे पास एक सब्सटेंस बना है Cl2 के साथ ये फर्दर गैस के साथ ऐड करके यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन होती है वो भी रिप्लेस हो जाती है और यहाँ पर Cl3 थे, एक क्लोरीन इधर से आया तो CCl4 बना और HCl एसिड हमारे सेपरेट हुआ। तो यही मैकेनिज्म होता है, यही इसका प्रोसीजर है किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसको हम क्लोरीनेशन रिएक्शन भी कह रहे होते हैं स्टूडेंट, या हालोजनेशन भी कहते हैं। अब इसकी अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहें, इसकी डिटेल देखना चाहें तो मैकेनिज्म्स आप यहाँ पर समझे। पहले स्टेप्स के अंदर होता क्या है कि इनिशिएटिंग स्टेप होता है, इसको हम कर रहे होते हैं डिफ्यूज सनलाइट में। डिफ्यूज सनलाइट हम यहाँ पे देनी होती है। अगर आप इसको स्ट्रांग या ब्राइट लाइट में करेंगे तो एक धमाके से ये रिएक्शन होगा और धमाका हो सकता है। तो इसको हम डिफ्यूज सनलाइट में करते हैं। होता क्या है कि फ्री रेडिकल के ऊपर अगर आपने वीडियो देखनी स्टूडेंट्स तो उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल से बना चुका हूँ और इसको भी मैं काफ़ी डिटेल में फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन के अंदर काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको लिए एक्सप्लेन करना चाहे। तो ये डिफ्यूज सनलाइट से ये ब्रेक होंगे, यहाँ पर जो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से इनकी तरफ चला जाता है इलेक्ट्रॉन और ये हाई एनर्जेटिक फ्री रेडिकल आपके पास बन जाते हैं। दोबारा से यहाँ पे जो ने शेयरिंग की थी ये होमोलिटिक फिशन हुई है और आपके पास फ्री रेडिकल आपके बन जाते हैं। ये फ्री रेडिकल जैसे बनते ये हाई एनर्जेटिक और हाई रिएक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये नेक्स्ट क्या करते हैं, ये इनिशिएटिंग स्टेप है जहाँ पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इनिशिएशन। 3 स्टेप्स के अंदर होता है ये रिएक्शन, क्लोरीनेशन या हालोजनेशन। तो पहला इसके इनिशिएटिव स्टेप में हमारे पास फ्री रेडिकल बन गए। ये फ्री रेडिकल जैसे बना गया ये आपके पास मीथेन गैस ये अल्केन के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो इनके इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो शेयरिंग पड़े ये भी इसके एक इसके तरफ एक इसके तरफ, तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, एक हाइड्रोजन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो फ्री रेडिकल आया है, फॉर एग्जाम्पल इस किस्म का जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा वो इस क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपके पास HCl बना देगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास ऐसा बन रहा है। अब वो तो निकल गया, लेकिन इसके ऊपर जो फ्री रेडिकल रह जाएगा ये फर्दर किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, दोबारा से क्लोरीन गैस के ऊपर रिएक्ट करेंगे और इसमें से जो एक फ्री रेडिकल तो निकल जाएगा इस फॉर्म में, लेकिन ये वाला और ये वाला जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल है ये आपस में मिलेंगे तो इससे CH3Cl बन जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और एक फ्री रेडिकल फिर निकल। अब ये जो फ्री रेडिकल फिर निकला ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, HCl बनाएगा और इसके ऊपर फिर एक फ्री रेडिकल फिर से रह जाएगा और ये फिर से क्लोरीन गैस के ऊपर रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन एक चलता जाता है, इसलिए वजह से इनको कहते हैं प्रोपेगेटिंग स्टेप। ये प्रोपेगेट हो रहा है रिएक्शन। टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा कि रिएक्शन टर्मिनेट कब होगा, जब 2 फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला, मिथाइल अल्काइल ये CH3 रेडिकल जो हमें पास मिला, अल्काइल रेडिकल आपके पास मिला क्लोरीन रेडिकल के साथ, तो आपके पास ये मतलब जब भी आप देखें जो फ्री रेडिकल मिलेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है। समझ आ रहे स्टूडेंट्स। तो ये था इसका फर्दर ये सारा प्रोसीजर, जिससे आप कह सकते हैं कि इसकी हालोजनेशन या इसकी सब्स्टिट्यूशन है। अगला जो इसका रिएक्शन है स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही काम की चीज़ है, फर्दर आपके बहुत काम आएगी। तो उम्मीद है आपने इसका वो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैं नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है इसका कंबस्टन रिएक्शन। तो कंबस्टन रिएक्शन हमारे पास अल्केन का बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। हाँ, घरों में भी मोस्टली हम गैसेस यूज़ कर रहे होते हैं। घर के अंदर जो आपकी गैस आ रही है, सुई गैस
जिसको आप घर में यूज़ करके खाना वगैरह पका रहे थे, इस फैक्ट्री कारखानों के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जब आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाते हैं तो क्या बनेगा जी, इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड प्लस आपको हीट भी मिलती है स्टूडेंट्स, और इसी हीट से तो हम खाना वगैरह पकाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। नेक्स्ट, अगर आपने ये एक्सेस में यहाँ पर ऑक्सीजन ली हुई है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेस में, अगर आपके पास ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड सप्लाई में है, लिमिटेड है या बहुत ही कम है, मतलब लिमिटेड सप्लाई है, मतलब एक्सेस से थोड़ा सा कम लिमिटेड सप्लाई आपने दे रखी है, तो ये बन जाएगा जी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और प्लस आपके पास हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर फर्दर आपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी कर दी है, बहुत ही ज़्यादा आपने कमी कर दी है, तो CH4 प्लस O2, तो ये बन जाएगा जी कार्बन ब्लैक, आपके पास H2O बनेगा और प्लस आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी। स्टूडेंट्स, CH4 को मोस्टली हम गुड फ्यूल के ज़रिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी एक अच्छा फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन प्रोड्यूस हो रही है ये नॉन सूती फ्लेम होते हैं, नॉन सूती फ्लेम होते हैं कि इसके ऊपर ये जो आपने गाड़ियों के जो धुआं निकल रहा होता है बिल्कुल बहुत ही ब्लैक कलर का होता है, जो चीज़ों को काला कर देता है, बर्तनों को भी काला कर देता है अगर इसके अंदर ये मौजूद हो। तो ये एक अच्छा फ्यूल है। ये इससे ब्लैक कलर का वो जो कार्बन होता है, यानी इसका जो धुआं होता है, ये बिल्कुल वो सूती फ्लेम नहीं होता, ब्लैक कार्बन उसमें नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक अच्छा फ्यूल है और इन्वायरमेंट को भी इतना ख़राब नहीं करता, और अच्छा हीट, बहुत ज़्यादा हीट देने की वजह से ये एक अच्छा फ्यूल हो रहा होता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया तो आपके पास ये जो कार्बन बना है ये तो सूती फ्लेम कहलाएगा। ये वाला जो कार्बन जो इंतहाई कम लिमिट सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन की वजह में जलाया, तो ये आपके पास क्या होगा, ये सूत कार्बन होगा स्टूडेंट्स। सूत कार्बन बता चुका हूँ, जैसे मोस्टली मोमबत्ती के ऊपर वो बिल्कुल ब्लैक कलर का जो उड़ रहा होता है, अगर आप उसके ऊपर कुछ रखें तो वो सारा ब्लैक हो जाता है, तो ये फाइनली ये बनेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेज में नहीं बन रहा। अब ये तो जी हमारे पास इसका कंबस्टन रिएक्शन होगा। ये क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास हो गया जी कंबस्टन रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है मोस्टली वो कभी कभी इसके बहुत दफ़ा मैंने इसके MCQs देखा है बोर्ड्स के अंदर, ईटा और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा होता है, वो हमारे पास है इसका नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो आपके बुक्स के मुताबिक हैं, टॉपिक वाइज हैं, हमने PhD तो नहीं करनी कि सारी चीज़ों को ही पढ़ना है, आपके बुक के मुताबिक सारी चीज़ों को देखना होता है ताकि आप उससे आसानी से पिक कर सकें। नेक्स्ट, अगर आप CH4 को ट्रीट करें नाइट्रिक एसिड के, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3 के साथ बहुत ज़्यादा हीट की मौजूदगी में तकरीबन 400 सेंटीग्रेड दे दें, तो इससे क्या बनता है, आपके पास बन जाता है CH3NO2 और आपके पास और क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O। अब ये कैसे बना, अगर आप इसको थोड़ा सा इस किस्म में लिख लें, मतलब ये OH को आप ऐसे लिख लें, NO2 को ऐसे लिख लें, तो ये वाला जो एहो है इसमें से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो H2O बना देगा। बाकी चीज़ें ये नाइट्रो ग्रुप इसमें ऐड हो के आपके पास नाइट्रो मीथेन बना देता है। लेकिन ये वेपर फेज नाइट्रेशन हो रही होती है। अगर आप हायर अल्केन ले लें इससे भी, जैसे हमारे पास CH3 यानी इथेन को ले लें और उसकी आप वेपर फेज नाइट्रेशन कराएं, तो रिएक्शन जो है ना मोनो नाइट्रेशन में स्टॉप नहीं होता, यानी इसके डिफरेंट मिक्सर बन जाते हैं। कैसे मिक्सर बनते हैं, अगर आप इसको देखें तो ये ऐसे टूट जाता है, आपके पास बना देंगे जी क्या, ये ऐसे CH3 CH2 और NO2 ये बन सकता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, नाइट्रो ग्रुप इसमें ऐड होगा, लेकिन इसके अलावा ये ऐसा प्रोडक्ट भी आपके पास बना सकता है स्टूडेंट्स, यानी इससे आपके पास 2 नाइट्रो मीथेन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट जो है ना, ये मिक्सचर इसके बन जाते हैं। अगर आप जितना भी बड़ा अल्केन लेते हैं तो उसके डिफरेंट मिक्सचर बनेंगे। यहीं कर कहीं पर भी नाइट्रो ग्रुप इस चीज़ को ब्रेक करके, क्योंकि इतनी हाई हीट की मौजूदगी में कार्बन चेंज टूट जाते हैं, वो टूटेगी तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो कहीं पर भी वो अटैच हो जाता है और रिएक्शन जो है ना उसका मिक्सर प्रोड्यूस होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन की, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।